गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाउंडेशन में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। अब आपके पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 14। मैंने आपको डिफरेंट टाइप की क्लास के लिए IUPAC में कुछ पॉइंट्स बताए थे, उनको फॉलो करना है कि नंबरिंग करनी है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, डबल बॉन्ड को महत्व देना है, ट्रिपल बॉन्ड को उसके बाद प्रेफरेंस देना है। तो लेक्चर नंबर 14 का जो मुख्य पॉइंट है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक रूल मैं आपको लिख रहा हूँ उसको फॉलो आपको करना है कि जब आप नंबरिंग करें तो फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियाशील समूह को सबसे पहले वरीयता देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद आएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड में आते हैं साहब, और उसके बाद आएगा कोई भी सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट बोले तो सब्सिडियरी ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह। इसको हम सबसे बाद में वरीयता देंगे। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देंगे, जैसे एल्कोहल है तो OH आ जाएगा, ईथर है तो OR आ जाएगा, एल्डिहाइड है तो CHO आ जाएगा। लेक्चर नंबर 13 में PDF में ये टेबल बनी होगी। COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। लेकिन हम लोग आज इस बात पे चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले तो बेसिक 2 एग्जाम्पल किए। कि अगर हमें इस तरह से ये कोई कंपाउंड दिया है और इसका हमें IUPAC करना है जनरल में, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। आपको दिख रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप, ये जो क्रियाशील समूह है ये एल्डिहाइड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये एल्डिहाइड हो गया साहब, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए अब देखो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, जब हम नंबरिंग करेंगे तो क्रियाशील समूह को काउंट करेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे जो वर्ड रूट है तो वो वर्ड रूट कितने कार्बन का बन रहा, 4, मतलब ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स PS क्या बन रहा, एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बन रहा, मैंने बताया था, अल। तो अगर इन तीनों को हम ऐड करके लिखेंगे तो IUPAC क्या आएगा, ब्यूटेनल। ये इसका IUPAC हो जाएगा। ये वाला जो टर्मिनल E है ये हट जाएगा, ओमिटेड हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इफ सेकेंडरी सफिक्स is started with A, E, I, O, U, then terminal E of primary suffix has been omitted. ओमिटेड का मतलब होता है हटा देना। मतलब आप बात को समझें कि यदि ये बड़ा सा पॉइंट है
कि यदि सेकेंडरी सफिक्स जिसको आप बोलते हैं द्वितीयक, टू डिग्री अनुलग्न, उसका प्रारंभ किसी स्वर ए ई आई ओ यू, इनको आप वोवेल्स बोलते हैं, स्वर हैं ये 5 से होता है, देन टर्मिनल ई, अंत में जो ई लगा है प्राइमरी सफिक्स में, ऑफ प्राइमरी सफिक्स हैज़ बीन ओमिटेड, उसको हम हटा देते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ई नज़र नहीं आ रहा साहब, ये ब्यूटेनल हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं, अगर CH3 CH2 CH2 COOH, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रियाशील समूह है वो एसिड का है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे तो वर्ड रूट फिर से 4 कार्बन का आया, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। और कर सकते हैं आप एक एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये सब कीटोन हो गया। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये कौन सा कंपाउंड हो गया? कीटोन, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। 3 कार्बन है तो वर्ड रूट प्रोप हो गया, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया? ओन हो गया। तो टर्मिनल ई को रिमूव कर देंगे यदि सेकेंडरी सफिक्स में कोई वोवेल आता है, जैसे ई, ई, आई, ओ, यू। ये जो हम लोगों ने तीनों एग्जाम्पल किए बच्चों, आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमने वरीयता दी है किसको? क्रियात्मक समूह को, क्योंकि बाकी कोई भी चीज़ उपस्थित नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और इसमें वेरिएशन करें, और मैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर लिखूं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है वो क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, जिसको आप एल्कोहल बोलते हैं। पेरेंट चेन हम यहीं से काउंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि क्रियाशील समूह को पहले वरीयता देनी है। तो 1 2 3 4। डबल बॉन्ड आप देख पा रहे हैं किस लोकेंट पे आया है? तीसरे लोकेंट पे आया है। और OH किस लोकेंट पे आया? पहले लोकेंट पे आया है। टोटल कार्बन 4 है। तो ब्यूट, जब 2 प्रकार की अलग अलग पोजीशन हो तो उनको हाइपन से सेपरेट करते हैं, मैंने बताया था। ब्यूट 3 इन और 1 ऑल इसका नाम हो जाएगा। ब्यूट 3 इन 1 ऑल इसका नाम हो जाएगा। अगर आप इस तरह से एक और स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये एक एल्डिहाइड है जिसमें ये मैंने ब्रांच लगाई है साहब, ये ब्रांच है। तो जो पेरेंट चेन है आप देख सकते हैं वो सबसे लंबी पेरेंट चेन यही है, क्योंकि क्रियाशील समूह आना चाहिए। अगर हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे जेंटलमैन तो इसी साइड से करेंगे, क्योंकि क्रियाशील समूह को पहले वरीयता देनी है और सब्स्टिट्यूट सबसे लास्ट में। ये प्रतिस्थापी समूह है, प्रतिस्थापी समूह मतलब सब्स्टिट्यूट, ब्रांच मतलब सब्स्टिट्यूट। तो आप देख रहे हैं कि 3 पे मिथाइल आया है, तो हम इसका IUPAC कैसे लिख सकते हैं? 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 4 ब्यूटेनल। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स में कि हमें किसको वरीयता पहले देनी है। ध्यान रखना है आपको जेंटलमैन कि क्रियाशील समूह जो होगा नंबरिंग करते समय उसको हम पहले वरीयता देंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जेंटलमैन, डबल बॉन्ड उसके बाद आएगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और सबसे लास्ट में हम उस प्रतिस्थापी, उस सब्स्टिट्यूट को नंबर देंगे जो उस पेरेंट चेन में
प्रेजेंट है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे जब केवल एक क्रियाशील समूह उपस्थित है। अगला टारगेट ये होगा जो हम डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लास के प्रॉपर चैप्टर में, कि इन केस ऑफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो उस केस में हम IUPAC में क्या करने वाले हैं, इस बात को सीखना है। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हैं, देन सेकेंडरी सफिक्स को 2 डिग्री बोलते हैं। 2 डिग्री सफिक्स is written for principal फंक्शनल ग्रुप। जो मुख्य क्रियाशील समूह होगा उसके लिए मैं सेकेंडरी सफिक्स लिखूंगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसको 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं। इज रिटन फॉर सब्सिडियरी फंक्शनल ग्रुप, या मैं बोल सकता हूं सब्स्टिट्यूट। एक से ज़्यादा क्रियाशील समूह जब कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तो केवल हम एक ही क्रियाशील समूह को प्रिंसिपल बोलेंगे, बाकी सभी क्रियाशील समूह मिथाइल, इथाइल, NO2, X, इन सभी को हम सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए और सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है सब्सिडियरी ग्रुप के लिए। तो इसके लिए एक वरीयता क्रम, सीनियरिटी ऑर्डर, सीनियरिटी या जिसी को बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैज़ बीन फॉलोड। हमें एक वरीयता श्रेणी याद रखनी पड़ेगी जो कि PDF में दी गई है। वरीयता श्रेणी में जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम सब्स्टिट्यूट बोलेंगे, और उसी के लिए उसी के आधार पर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ करेंगे और उसी आधार पर हम IUPAC नामकरण करने वाले हैं। ऐसे मैं लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री प्रीफिक्स जिसको सेकेंडरी बोलते हैं, और इधर 2 डिग्री सफिक्स। तो सबसे पहले इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा जिसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे कार्बोक्सी, और 2 डिग्री सफिक्स यूज़ करेंगे ओइक एसिड, या लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड।
नंबर 2 पे एसिड एनहाइड्राइड आएगा। दिस वन इज एसिड एनहाइड्राइड। इसके लिए प्रीफिक्स नॉर्मली नहीं लिखा जाता है और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स आएगा OH एनहाइड्राइड। इसके बाद एस्टर आएगा, इसको एस्टर बोल देते हैं। कार्बल कॉक्सी 2 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स आएगा एल्किल एल्किनोइड। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये वरीयता क्रम में जो भी, अब देखो यहाँ से आप समझो PDF में दिया गया है, इसमें अगर इन तीनों में दिया जाएगा, ये सपोज है 2 दिए गए, तो इसको आपको सीनियर ग्रुप में रखना है और इसको सब्स्टिट्यूट में, और इसी क्रम को आप फॉलो करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर आएगा, उसके बाद आ जाएगा एसिड हैलाइड COX। एसिड हैलाइड जिसके लिए हेलो कार्बोनिल, या पहले बोल देते थे हेलो फॉर्मामाइड। और 2 डिग्री सफिक्स आ जाएगा OL हैलाइड। तो ये COX हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो X है वो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम क्या हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। तो एसिड हैलाइड हो जाएगा। एसिड हैलाइड के बाद आप देखेंगे तो एसिड एमाइड आ जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे सीनियरिटी ग्रुप की। तो 4th के बाद एसिड एमाइड आ जाएगा CONH2, जिसको आप एसिड एमाइड बोलते हैं। एसिड एमाइड 2 डिग्री सफिक्स इसके लिए यूज़ होगा एमाइड या कार्बोक्सामाइड। फिर साइनाइड आ जाएगा, साइनाइड के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज़ करेंगे साइनो और 2 डिग्री सफिक्स
नाइट्राइल। मैं यहाँ आइसोसाइनाइड नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आइसोसाइनाइड की जो सीनियरिटी आएगी वो साइनाइड के जैसे ही आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। CONH2 2 डिग्री कार्बामोइल आ जाएगा। इसके बाद एल्डिहाइड CHO, कीटोन, दिस वन इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होगा वो ऑक्सो या फॉर्मिल हो जाएगा, और 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा अल। कीटोन के लिए ऑक्सो या कीटो हो जाएगा, और 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा ओन। ध्यान रखें जेंटलमैन, ये कीटो ग्रुप है, कीटोन, और ये एल्डिहाइड, ये एसिड एमाइड है। ये सब फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं। तो नंबर 8, इसके बाद कीटोन के बाद एल्कोहल आ जाएगा। इसको हम एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। 2 डिग्री सफिक्स यूज होगा हाइड्रोक्सी, और 2 डिग्री सफिक्स यूज होगा ऑल, OL। ध्यान रखना है OL। नंबर 10 पे एमाइन आ जाएगा। तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा एमिनो, और 2 डिग्री सफिक्स यूज होगा एमाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स इन, और इसके लिए आइन। इसके बाद कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ तक सीनियरिटी जो ऑर्डर है वो मेनली याद रखना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूँ, और वो नोट आप समझ लें कि सम एटम्स और ग्रुप्स लाइक NO2, NOx, OR are always treated as substituent and 2 degree prefix has been used. इस तरह के जो ग्रुप हैं वो हमेशा सब्स्टिट्यूट की तरह ही यूज़ होंगे जेंटलमैन। उनके लिए कभी भी हम 2 डिग्री सफिक्स नहीं लिखेंगे, उनके लिए हम 2 डिग्री प्रीफिक्स ही लिखेंगे। तो इसलिए उनको मैंने इस सीनियरिटी टेबल में ऐड नहीं किया है। जैसे NO2 है तो NO2 के लिए मैं नाइट्रो बोलूँगा, रिमेंबर दैट पॉइंट। अगर NO2 है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नाइट्रो लिखेंगे।
NO है तो नाइट्रोसो, X है तो हेलो, और OR है तो एल्कोक्सी। ये ईथर का क्रियाशील समूह है, ये अल्किल हैलाइड का क्रियाशील समूह है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब इस तरह के ग्रुप अगर प्रेजेंट रहते हैं तो इनके लिए आप कभी भी 2 डिग्री सफिक्स का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ये सीनियरिटी में कभी पहले नहीं आने वाले। इनके लिए हमेशा आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइमरी प्रीफिक्स तो केवल साइक्लिक कंपाउंड के केस में, मतलब अगर रिंग आएगी तो साइक्लो का यूज़ करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो भी प्रीफिक्स मैंने लिखे हैं वो सब 2 डिग्री प्रीफिक्स हैं। मतलब एक रूल आपको और ध्यान रखना है कि वरीयता क्रम में डबल बॉन्ड का ध्यान रखना है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है इन ग्रुप का, मतलब सब्स्टिट्यूट का। तो नंबरिंग करते समय इन नंबरिंग ऑफ कार्बन, नंबरिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है रूल, और बाकी एक रूल मैंने पहले बताया था, अगर ये दोनों पाए जाते हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब बाकी सारे रूल वही फॉलो करने हैं। अगर एक से ज़्यादा क्रियाशील समूह उपस्थित हों किसी कंपाउंड में तो हमें सीनियरिटी ऑर्डर, जिसको आप प्रायोरिटी ऑर्डर वरीयता क्रम बोलते हैं, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। और बाकी सारे रूल वैसे ही हमें उपयोग करने हैं, और उनका इस टेबल का बहुत बड़ा उपयोग 11th के IUPAC में जब हम लोग करेंगे, लेकिन ये तो फाउंडेशन है तो मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, बाकी तो इसका बहुत बड़ा यूज़ हम वहीं पे करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जैसे मान चलिए कि इस तरह का एक कंपाउंड दिया जाए CH3 CHOH CH2 COOH। C जेंटलमैन अभी हम लोगों ने सीनियरिटी ऑर्डर बताया था, उसमें COOH ऊपर था और OH नीचे था। तो ध्यान ये रखना है, मैं आपको बता दूं कि किसके लिए आप सफिक्स यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स, जो कि आपने सीखा है क्या होता है साहब, ओइक एसिड, और इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि आपकी टेबल में लिखा होगा हाइड्रोक्सी। पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन आएगी। रूल नंबर 1, फंक्शनल ग्रुप जो वरीयता क्रम में ऊपर, उसको हम पहला नंबर देंगे, 1 2 3 और 4। तो अब स्टार्ट करते हैं। 3 पे सब्स्टिट्यूट आया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है ना, 2 डिग्री प्रीफिक्स जिसके लिए लिख रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट है। 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है टोटल, 4, ब्यूटेनोइक एसिड। ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल किया उस वरीयता क्रम वाली टेबल का, और बताता हूँ मैं आपको कि CH3 CH Cl CH2 CHO। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, यहाँ पर CHO जो होगा, ये तो X है ना, मैंने बताया इसके लिए हमेशा 2 डिग्री प्रीफिक्स आप लिखने वाले हैं, और इसके लिए आप 2 डिग्री सफिक्स लिखने वाले हैं। टेबल में मैंने लिखवाया, इसको अल बोलते हैं और इसके लिए हेलो लिखते हैं। हेलो मतलब इसके लिए क्लोरो आ जाएगा साहब।
लॉन्गेस्ट चेन यही हो जाएगी जो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। लॉन्गेस्ट चेन को देखो मैं सर्किल कर दूँ, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। तो 3 क्लोरो, IUPAC कर रहा हूँ, 3 क्लोरो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटेनल। तो ये इसका IUPAC हो जाएगा। ऐसे आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो ये 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा। हम नंबरिंग यहीं से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल है 1 2 3 4। तो इसके लिए हम 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स ब्रोमो, और इसके लिए ओन। तो साहब नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन हो गया। ये ई हटा दिया क्योंकि बोबल से स्टार्टिंग हुई है। तो सीनियरिटी ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए यदि एक से ज़्यादा क्रियाशील समूह जेंटलमैन प्रेजेंट हैं तो हम छोटे छोटे ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास NCERT उपलब्ध होगी और भी कोई बुकलेट वगैरह अगर एक्स्ट्रा अवेलेबल हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम लोग डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। छोटा सा सेगमेंट और डिस्कस करना है, ध्यान रखना है, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ अल्फा H एटम्स, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा H एटम्स। हमें अल्फा H एटम्स की कैलकुलेशन करनी है। अल्फा H एटम्स आप क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। अल्फा H एटम्स क्या होते हैं कि दोज H एटम्स which are directly attached with alpha carbon are called, those H atoms which are directly attached with alpha carbon are called अल्फा H। जो भी हाइड्रोजन एटम जेंटलमैन डायरेक्टली सीधे अल्फा कार्बन से कनेक्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं अल्फा कार्बन ये लिखा हुआ है, डिनोट किया जाता है ऐसे ही, उन्हीं को हम अल्फा H बोल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो साहब यहाँ कहानी आई कि अल्फा कार्बन क्या है। अल्फा कार्बन इस कार्बन which directly which are directly attached with C double bond C system। और फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह या C डबल बॉन्ड C सिस्टम से सीधा जुड़ा हुआ जो भी कार्बन होगा जेंटलमैन, उसी को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे।
और अल्फ़ा कार्बन एटम पर जितने H प्रेजेंट होंगे 1 2 3 उनको सभी को हम मतलब किसी एक कार्बन पे मैक्सिमम अल्फ़ा H कितने हो सकते हैं 3 और मिनिमम तो साहब 0 हो सकता है। अल्फ़ा कार्बन तो होगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा H हो या ना हो। फंक्शनल ग्रुप अभी हम फोकस कर रहे हैं C डबल बॉन्ड C सिस्टम पे, इस बात का ध्यान रखना। अभी हम फोकस कर रहे हैं C डबल बॉन्ड C सिस्टम पे, अभी हम क्रियाशील समूह पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। C डबल बॉन्ड C सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं हम। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि C डबल बॉन्ड C सिस्टम से C डबल बॉन्ड C सिस्टम चेक करना है आपको मॉलिक्यूल में, और उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होगा वो अल्फ़ा कार्बन होगा और उस पर जो H होगा वो अल्फ़ा H होगा। देखो मैं क्लियर करता हूँ आपको कि अगर इस तरह से एक मैंने स्केलेटन बनाया मॉलिक्यूल का, तो यू कैन सी दैट ये C डबल बॉन्ड C सिस्टम हुआ। अब क्या इस पर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है? नहीं, तो अल्फ़ा कार्बन क्या हो गया 0, और जब अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा H क्या हो गया 0। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, H का कोई मीनिंग ही नहीं है, और सब डबल बॉन्ड सिस्टम पे जो H है उसका मीनिंग नहीं है। डबल बॉन्ड सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच है, तो ये कार्बन अल्फ़ा हुआ, तो कितने अल्फ़ा H हुए 3, यू कैन सी दैट। और थोड़े से इसके एग्जाम्पल कर लें। आपको ध्यान रखना है कि C डबल बॉन्ड C सिस्टम, C डबल बॉन्ड C सिस्टम मतलब अल्कीन, C डबल बॉन्ड C सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जो भी कार्बन होगा उसको मैं अल्फ़ा कार्बन बोलने वाला हूँ, और उस कार्बन पे जो भी H होगा उसको मैं अल्फ़ा H बोलूँगा जेंटलमैन। आप देख पा रहे हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, this one is C डबल बॉन्ड C सिस्टम, दिस कार्बन इज अल्फ़ा, दिस इज ऑल्सो अल्फ़ा। तो आप अल्फ़ा H, अल्फ़ा कार्बन कितने हैं साहब 2, एक अल्फ़ा कार्बन पर कितने H हैं 3, तो टोटल 6, दिस विल बी आंसर। आप और कर सकते हैं CH3H तो आप देख पा रहे हैं कि ये C डबल बॉन्ड C सिस्टम है, इसको आप अल्फ़ा कार्बन, इसको अल्फ़ा कार्बन बोल सकते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन कितने हो गए 3, अल्फ़ा H कितने हो गए साहब 9। CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 अल्फ़ा H कितने हो जाएंगे 12। ये जिनको मैं सर्किल कर रहा हूँ वो 3 3 6 3 9 12 H ही अल्फ़ा H हो जाएंगे। आप इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी चेक कर सकते हैं। कि अगर इस तरह का आपने स्ट्रक्चर बनाया तो दिस विल बी सिस्टम जेंटलमैन, सी हियर, दिस विल बी डबल बॉन्ड सिस्टम, दिस कार्बन इज अल्फ़ा, दिस कार्बन इज अल्फ़ा, दीज आर अल्फ़ा पोजीशन, अल्फ़ा H यहाँ पर कितने होंगे 2, और यहाँ पर अल्फ़ा H कितने होंगे 2, तो टोटल अल्फ़ा H। मैं क्लियर कर दूँ इसको, ये कुछ इस तरह से है सब, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इसी से डायरेक्टली अटैच ही है, यहाँ पर इस तरह से ये 2H लगे हुए हैं। क्योंकि ध्यान आपको ये रखना है कि कार्बन जो यहाँ पर है ना वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। किसी भी ऑर्गेनिक स्केलेटन में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में साहब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। वो चारों सिंगल हो सकते हैं, 2 सिंगल 1 डबल हो सकता है, 1 सिंगल 1 ट्रिपल हो सकता है। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हुए, 1 2 3 4, और ये साहब दोनों H हैं। तो टोटल अल्फ़ा H इस स्ट्रक्चर में कितने हो गए 4। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी C डबल बॉन्ड C सिस्टम से
डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा उसको मैं अल्फ़ा कार्बन बोलूँगा। अल्फ़ा कार्बन पे जो भी H कनेक्ट होगा उसको मैं अल्फ़ा H बोल दूँगा। ये आपको ध्यान रखना है। आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा होगा बेंजीन और इस बेंजीन में आपसे अल्फ़ा H पूछे जाएं साहब, तो अल्फ़ा H का आंसर इसमें कितना आने वाला है? 0। क्योंकि आप देखें C डबल बॉन्ड C सिस्टम, उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन कोई H नहीं है, सॉरी जेंटलमैन उस पर, ठीक है ना। तो अल्फ़ा H C डबल बॉन्ड C सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन फिर से डबल बॉन्ड पे आ गया, तो इसमें हम अल्फ़ा H को काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0 है। लेकिन अगर आप इसी का एक और अगला मेंबर जिसको आप मिथाइल बेंजीन बोलते हैं साहब, या इसी को टोल्यूइन बोलते हैं, टोल्यूइन, अगर इसकी आप बात करें तो देखो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बोथ आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये साइक्लिक कंपाउंड है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और मैंने आपको ये भी बताया था जेंटलमैन कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो वो साइक्लिक जरूर होगा, अगर साइक्लिक नहीं है तो वो एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोग हैं, इनमें CH2 का डिफरेंस है, सब पढ़ेंगे ये आगे। अब यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड C सिस्टम, अगर इसको मैं चेक करूँ तो इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है और इस पर साहब 3 अल्फ़ा H 3 H हैं, तो अल्फ़ा H इन टोल्यूइन कितने हो जाएंगे? 3। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन में अल्फ़ा H की संख्या 0, लेकिन टोल्यूइन में अल्फ़ा H की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आप और भी प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं कि मान चलो कि इस तरह का स्ट्रक्चर एक दे दिया जाए, तो यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड C सिस्टम ये है, एक C डबल बॉन्ड C सिस्टम ये है, तो ये वाला जो कार्बन होगा साहब वो अल्फ़ा हो जाएगा, डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पर कितने अल्फ़ा H होंगे? अब तो समझ गए होंगे 2, और यहाँ पर कितने अल्फ़ा H होंगे? 2। तो टोटल अल्फ़ा H, क्योंकि ये डायग्राम कुछ ऐसे बना होगा, मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर ये 2 H होंगे और ये डबल बॉन्ड ऐसे अल्टरनेट मैनर में लगा होगा, सॉरी अपोजिट। तो टोटल अल्फ़ा H कितने हो गए? 4 हो गए। तो आप इस तरह से ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि C डबल बॉन्ड C सिस्टम से पहले हमें डायरेक्टली अटैच कार्बन चेक करना है। डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होगा दैट विल बी अल्फ़ा जेंटलमैन, और उस अल्फ़ा कार्बन पे जो भी H प्रेजेंट होंगे उनको मैं डेफिनेटली अल्फ़ा H बोलूँगा। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। फाउंडेशन ऑर्गेनिक यहाँ पर ख़त्म होता है, हम आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री का फाउंडेशन आज यहाँ पर समाप्त होता है। तो टोटल 14 लेक्चर हुए हैं। आप सारे लेक्चर्स को नोट करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। ऑल द बेस्ट इसके लिए, और आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, सारी फाउंडेशन चीज़ों को सीखिएगा, फिर हम लोग चैप्टर पे कमिंग करेंगे।